Good morning. Welcome to the first class of MA Final. We are going to discuss the 8th paper, and the paper is about Sthaniya Prashashan in India and the total institution system of India. मूलभूत अगर हम बात करते हैं तो ये पेपर है उस स्थानीय स्वशासन के बारे में जो हमारे आसपास चलता है। आसपास चलता है, इसके कहने का मतलब ये है कि हम जो स्थानीय स्तर पर हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हम जिन संस्थाओं के माध्यम से करवाते हैं, उन संस्थाओं से संबंधित जो अध्ययन है वो हम इस MA फाइनल के 8th पेपर में करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन का अर्थ, उसका स्वरूप और आधुनिक राज्य में उसका जो महत्व है। चूँकि ये पेपर और ये जो अध्याय है वो दोनों बहुत ही विस्तृत हैं, इसलिए किसी एक क्लास में इस पूरे चैप्टर को समअप करना पॉसिबल नहीं है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले स्थानीय प्रशासन का अर्थ डिस्कस करेंगे, उसके बाद में स्थानीय शासन होता क्या है उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में स्थानीय स्वशासन की परिभाषाएं या स्थानीय स्वशासन की जो डेफिनेशंस आज तक दी गई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो इसका अंतिम जो हिस्सा है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्थानीय स्वशासन की प्रकृति या लक्षण क्या होते हैं। वी नो कि भारत एक संघात्मक देश है। संघात्मक का मतलब है भारत एक संघ में है और संघ के अंदर राज्य हैं। भारत एक संघात्मक देश है और उसमें स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है वो उसकी त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था का एक अविभाज्य अंग है। भारतवर्ष में संघीय स्तर पर केंद्रीय सरकार, प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन अथवा स्थानीय शासन नागरिकों की संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। केंद्र सरकार सेंटर में काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट में काम करती है, और जो लोकल निकाय है या जो स्थानीय स्वशासन है वो स्थानीय स्तर पर काम करता है। हम सब इस बात से परिचित हैं कि स्थानीय शासन का महत्व प्राचीन काल से चला आ रहा है। हम जब राजाओं के राज्यकाल को पढ़ते हैं, उनकी इकाइयों को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो हम इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है कि आवश्यकता के अनुसार लगभग इन स्थानीय इकाइयों की स्थापना होती रही है। यदि हम प्राचीन भारत के समय के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास पर भी दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि इन सभी संस्थाओं का अस्तित्व उस समय किसी न किसी रूप में या हमेशा विद्यमान रहा है। समस्त विश्व में चूँकि लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक सिस्टम है या डेमोक्रेटिक विचारधाराएं हैं या डेमोक्रेटिक जो शासन है उसको स्वीकार कर लिया गया था, तो प्राचीन काल से ही इस बात को स्वीकार कर लिया गया था कि लगभग सभी संघीय व स्थानीय जो सरकारें हैं वो नागरिकों के स्थानीय महत्व के अधिकतर कार्य इन लोकल जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से करवाएगी। 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंसी प्राप्त हुई या 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो हमने पाया कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ और एक संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो भारत सरकार ने स्थानीय शासन की व्यवस्था को सबसे अत्यधिक महत्व देना प्रदान किया। स्वतंत्र सरकार ने इस बात को बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली अनुभव कर लिया था कि स्थानीय स्वशासन की जो इकाइयां हैं वो वास्तव में लोकतंत्र की आधारशिला होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि शासन किसी भी स्तर पे किया जाए, जब तक उसमें सबसे नीचे का व्यक्ति शामिल नहीं होगा। नीचे का व्यक्ति का मतलब ये हुआ वो व्यक्ति जिसको मिनिमम शिक्षा भी प्राप्त नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे क ख ग की जानकारी नहीं है, किंतु उसको ये ज़रूर आपने अधिकार दिया है या उसको वो अधिकार होना चाहिए कि वो अपने ऊपर शासन करने वाली लोकल संस्थाओं का इलेक्शन कर सके। क्योंकि स्थानीय स्वशासन की जो सभी इकाइयाँ हैं वो लोकतंत्र की आधारशिला होती है, हम इस बात को भी स्वीकार कर लेते हैं कि राष्ट्रीय सरकार, जिसे हम संघीय सरकार के नाम से जानते हैं, और प्रांतीय सरकार, जिसे हम भारत में राज्य सरकार के नाम से जानते हैं, सभी संविधान द्वारा मर्यादित अपने अपने कार्यक्षेत्र में कार्य करती है। शासन का जो तीसरा स्तर है, जो त्रिस्तरीय हमारी व्यवस्था है, उसमें जो तीसरा स्तर है उसे हम स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। 1993 तक संविधान द्वारा सृजित या अधिकृत स्तर ये नहीं था, उसके बाद में ये एक सृजित या अधिकृत स्तर बना है। स्थानीय स्वशासन की जो प्रकृति है
उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्थानीय शासन संविधान द्वारा शक्तियों के विभाजन में राज्य सूची की 5वीं प्रविष्टि पर है। 5वीं प्रविष्टि का मतलब ये हुआ कि भारत के संघ की समस्त राज्य सरकारें इस बात के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दी गई कि वो अपने राज्य में जैसा भी चाहे स्थानीय स्वशासन अपना सकती है, या जिस भी मॉडल को वो अपने प्रैक्टिकल यूज़ करना चाहे उस मॉडल का प्रयोग कर सकती है। शासन के इस निम्नतम स्तर की रचना केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय कानून द्वारा होती है और राज्यों में कानून द्वारा की जाती है, जो संबंधित अधिनियम द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र में कार्य करती है। इनका जो कार्यक्षेत्र होता है, इसका जो कार्यक्षेत्र है वो विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित होता है और इस विशिष्ट क्षेत्र में बसने वाली जनता को नागरिक सुविधाएं प्रदान करना इनका प्रथम दायित्व समझा जाता है। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले इस विषय पर राज्य सरकारों को स्वतंत्रता किंचित मर्यादित करते हुए दी गई है और भारत सरकार ने अपने 73वें व 74वां जो संविधान संशोधन है उसके माध्यम से न्यूनतम संरचना व उनके ढंग से निष्पादन किए जाने वाले कार्यों का प्रावधान प्रदान कर दिया है। अब राज्यों को इन संशोधनों द्वारा या इन संशोधित अधिनियमों के द्वारा प्रतिपादित मानदंडों के अनुरूप ही इस क्षेत्र में प्रावधान करने की अपेक्षा की जाती है। किसी भी जो देश है उसका स्थानीय स्वशासन जो है लगभग 2 भागों में या प्राय 2 भागों में या 2 स्वरूपों में बांटा जाता है। पहला स्वरूप है उसका नगरीय और दूसरा स्वरूप है उसका ग्रामीण। नगरीय क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन को संचालित करने वाली इकाइयों पर नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनता की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व होता है। उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व पंचायती राज की त्रिस्तरीय रचना, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों द्वारा वहन किया जाता है। स्थानीय स्वशासन की नगरीय एवं ग्रामीण इन दोनों संस्थाओं में स्थानीय जनता अपना सक्रिय भागीदारी निभाती है। कहने का मतलब ये है कि लोकल सेल से लेकर के सेंटर की जो गवर्नमेंट है उन दोनों स्तरों पर हमारा जो ह्यूमन है, हमारा भारत का जो नागरिक है वो अपनी भूमिका अदा करता है। स्थानीय शासन व स्थानीय स्वायत्त शासन दोनों में भेद नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत के कुछ विद्वानों ने इसमें डिवीज़न करने की कोशिश की है। स्थानीय स्वशासन जो होता है वो स्थानीय शासन राज्य की प्रशासकीय व्यवस्था का अंग होता है, जबकि स्थानीय स्वायत्त शासन जो होता है वो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग न होकर के राज्य के नियंत्रण में काम करती है। राज्य प्रशासन का इन सब पर प्रत्यक्ष व पूर्ण नियंत्रण होता है और इनके कार्यक्षेत्र में राज्य सरकार अधिशासी आज्ञा द्वारा कोई भी परिवर्तन कर सकती है, किंतु इन संस्थाओं स्थानीय स्वायत्त की जो संस्थाएं हैं वो राज्य के नियंत्रण की सीमा के विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाती है और राज्य सरकार अधिशासी आज्ञा द्वारा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। स्थानीय शासन के कर्मचारी लोक सेवा के सदस्य माने जाते हैं, जबकि स्थानीय स्वायत्त शासन के कर्मचारी लोक सेवक नहीं माने जाते, वे अर्ध प्रशासकीय संस्थाओं के कर्मचारी माने जाते हैं। स्थानीय शासन को समुचित ढंग से संचालित करने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। इसे सरकार के बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार संचालित किया जाता है, जबकि स्थानीय शासन के संचालन का दायित्व राज्य सरकार का नहीं अपितु इन्हीं संस्थाओं का होता है। अपने संचालन के नियम भी स्वयं इन्हीं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। स्थानीय शासन में नौकरशाही प्रभावशाली होती है, जबकि स्थानीय स्वायत्त शासन में नौकरशाही का प्रभाव तुलनात्मक रूप से न्यून माना जाता है। स्थानीय शासन में जनप्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता, जबकि स्थानीय स्वायत्त शासन के संचालन में जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। जनता के सदस्य परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से स्थानीय शासन में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि जनता के सदस्य लगभग निर्वाचित होकर के स्वायत्त शासन की संस्थाओं के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और सबसे अंतिम जो बात है उसमें जो स्थानीय शासन की संस्थाएं होती है वो जन आवश्यकताओं के प्रति उदासीन लगभग दिखाई देती हैं, जबकि स्थानीय स्वायत्त शासन की जो संस्थाएं हैं वो जन आवश्यकताओं के प्रति जागरूक प्रतीत होती है। स्थानीय स्वशासन व स्थानीय शासन की संस्थाओं का लगभग तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में हम ये मान सकते हैं कि प्रशासनिक संरचना का जो अंग है, जैसे जिला प्रशासन की इकाइयाँ, तहसील स्तर की इकाइयाँ या ग्राम स्तर की इकाइयाँ या पंचायत समिति के स्तर की इकाइयाँ सभी इसमें शामिल होती हैं। स्थानीय स्वशासन में नगरीय शासन की इकाइयों यथा नगर निगम, नगर पालिका व पंचायत राज की संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। स्थानीय स्वायत्त शासन की कुछ परिभाषाएं देने की हमने कोशिश की है, या
ऐसा माना जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन की कुछ परिभाषाएं जो हम लगभग अपने अध्ययन में करते हैं, उसमें सबसे पहली परिभाषा है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका इस बात को स्वीकार करती है कि पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अंदरूनी प्रतिबिंबित और छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने या उनको क्रियान्वित करने वाली जो सत्ता है उसको हम स्वायत्त शासन कह सकते हैं। इस परिभाषा के अनुसार हम ये मान सकते हैं कि एक छोटे से छोटा क्षेत्र या छोटे से छोटा गांव या छोटे से छोटी एक इकाई अपने ऊपर शासन करने की समस्त क्रियाओं में पार्टिसिपेट करती है और किसको चुनकर के उनको ऊपर तक लेके जाना है उसका भी फैसला कर सकती है। कॉलजे फेडरिक का मानना है कि स्वशासन स्थानीय समाज की एक प्रशासनिक व्यवस्था है जो व्यवस्थापन के नियमों के द्वारा इस प्रकार विनियमित होती है कि सरकार की सत्ता का वह उस समय प्रतिनिधित्व कर सके जबकि स्थानीय रूप से वो सक्रिय हो। एल गोल्डिंग का मानना है कि ये जो स्थानीय स्वशासन है वह छोटी सी बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं प्रबंधन किया जाना है। छोटी सी बस्ती के लोगों का अपने द्वारा प्रबंधन का मतलब ये है कि आप 50 लोग हैं या 25 लोग हैं या लगभग 100 के आसपास है, आपके जो अंदरूनी मामले हैं वो सारे मामले आप स्वयं तय करते हैं। उन मामलों पर क्रियान्विति की जो प्रक्रिया है वो आप स्वयं निर्धारित करते हैं। डॉक्टर ए.डी. आशीर्वादम मानते हैं कि राज्य सरकार के अधिनियम के द्वारा निर्मित एक ऐसी प्रशासनिक इकाई जिसमें नगर या ग्राम या जहां एक क्षेत्र की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और जो अपने दायित्व क्षेत्र की परिसीमा में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हैं वो भी लोक कल्याण के लिए, उसे हम स्थानीय स्वशासन की परिभाषा में शामिल कर सकते हैं। इन परिभाषाओं के अध्ययन के बाद हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि एक स्थानीय इकाई वहां के निवासियों द्वारा उस इकाई का चुनाव तथा उस पर नियंत्रण, उच्च सत्ता में उस इकाई की एक सीमित क्षेत्र में स्वायत्तता, स्थानीय तथा गैर सरकारी कार्यों में भेद व स्थानीय कर लगाना, ये सभी जो कार्य हैं वो स्थानीय इकाई करती है। स्थानीय स्वशासन के विषय में प्रवर्तित सभी दृष्टिकोणों में स्थानीय सरकार की इकाइयों के लिए शाश्वत रूप से प्रभावी माना जाता है। स्थानीय स्वशासन से हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए। यदि स्थानीय क्षेत्र का प्रशासन केंद्र या राज्य सरकारों के अधिकारियों के द्वारा चला जाए तो वहाँ स्थानीय प्रशासन होगा किंतु स्थानीय स्वशासन नहीं होगा। स्थानीय स्तर की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने के लिए प्राय सभी देशों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं स्थापित की जाती हैं। ये संस्थाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक पृथक होती हैं। इन्हें व्यवस्थापिका द्वारा पारित अधिनियमों के आधार पर निर्मित किया जाता है। ये संस्थाएं उन्हीं शक्तियों का उपयोग करती हैं जो उन्हें संबंधित अधिनियमों द्वारा प्रदान की जाती है। इस अधिनियम के द्वारा वर्जित कार्यों को वो नहीं कर सकती। इन संस्थाओं में जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं और अपने प्राधिकारित अधिकार क्षेत्र में स्थानीय प्रकृति के कार्यों को संपन्न करने में बहुत कुछ स्वायत्तता का उपयोग भी करते हैं। राज्य सरकार इन संस्थाओं पर निर्देशन व निरीक्षण का कार्य अनेक माध्यम से कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं को जो वित्तीय अनुदान दिए जाते हैं उस अनुदान के दिए जाने पर सरकार का नियंत्रण होता है, किंतु ये भी सच है कि इस अधिनियम में प्राप्त शक्तियों का उपयोग करने के लिए इन संस्थाओं को राज्य सरकार से कोई पूछताछ नहीं करनी होती है और वो अपने विवेक सम्मत स्वायत्तता के आधार पर इन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। स्थानीय प्रशासन का अर्थ व स्थानीय प्रशासन की कुछ परिभाषाओं के अध्ययन के बाद में ये जानना जरूरी है कि हमारे भारत के स्थानीय स्वशासन की वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं या कौन से लक्षण हैं जो उसे दूसरे देशों के स्वशासन से अलग करते हैं। इसमें सबसे पहली क्वालिटी है स्थानीय या संवैधानिक आधार। हम सभी जानते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में इन संस्थाओं का संवैधानिक या संवैधानिक आधार होता है। ये संस्थाएं या तो संविधान में किए गए प्रावधानों या अधिनियम के प्रावधानों से गठित की जाती है। भारत में जब हम स्टडी करते हैं तो ये पाते हैं कि 73वें व 74वें संविधान के संशोधन के माध्यम से इन संस्थाओं को संवैधानिक आधार जो था वही उक्त संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात ये संस्थाएं अब इस संविधान द्वारा सृजित संस्थानों के रूप में कार्यशील हो चुकी है। नंबर 2, सीमित स्वायत्तता। इन संस्थाओं को संविधान या अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपने कार्यक्षेत्र में कार्य करने की सीमित स्वायत्तता मिलती है। ये संस्थाएं उन सभी अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होती हैं जो उन्हें संविधान के प्रावधान या अधिनियम द्वारा प्रदान की जाती है, तथापि उन्हें अपने सभी कार्यों को निष्पादन के पूर्व संबंधित सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इन संस्थाओं को सृजनकारी अधिनियम के माध्यम से यद्यपि कर लगाने, उन्हें एकत्र करने की शक्तियां प्राप्त होती हैं, तथापि ये संस्थाएं राज्य सरकार की अनुमति के बिना ना तो कोई कर लगा सकती है और ना ही ऋण ले सकती है। प्राय सरकारें इस प्रकार की अनुमति के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। इन संस्थाओं को वित्तीय अशक्तता के लिए संविधान 73वें और 74वें संशोधन में
अधिनियम जो है वो भी उत्तरदायी है, जिसमें स्थानीय निकायों को स्वतंत्र वित्तीय शक्तियाँ या स्रोत आवंटित किए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। भारत में स्थानीय संस्थाएं लगभग 2 भागों में ग्रामीण व नगरीय में विभक्त है। 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से नगरों में भी त्रिस्तरीय नगरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है। भारत में स्थानीय प्रशासन लगभग संस्थाएं जो हैं वो राज्य सूची का विषय है। ये संस्थाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्देशित होती हैं, उसी के द्वारा पर्यवेक्षित होती हैं और नियंत्रित की जाती हैं। स्थानीय शासन की संस्थाएं चूंकि राज्य सूची के अंतर्गत राज्य विधानमंडलों द्वारा गठित की जाती हैं, अतः इनके कार्यक्षेत्र का निर्धारण भी राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन जो है संविधान संशोधन के पूर्व इन संस्थाओं का चुनावों के समय पर आयोजन न कराए जाने के आक्षेपों के कारण एक चेंज किया गया और राज्य स्तर पर एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ये आयोग दोनों ही प्रकार के स्थानीय संस्थाओं का उनके 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने के पूर्व वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव संपन्न कराती है और इसके लिए वो आयोग जो है वो उत्तरदायी है। प्रशासकीय दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो इन संस्थाओं में जनता में अकुशलता की छवि पाई जाती है। इन संस्थाओं की अशक्त वित्तीय स्थिति के कारण यदा कदा पदासीन जो राज्य सरकार के अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप का इनको सामना भी करना पड़ता है। और सबसे आखिर में जो इनकी क्वालिटी है वो है जन नियंत्रण। उदारवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा ने शासन के कार्यों को भी अनेक नवीन अवधारणाओं में परिवर्तित कर दिया है। अब स्थानीय शासन की संस्थाओं पर न केवल राज्य सरकारें नियंत्रण करती है, अपितु मीडिया, स्वैच्छिक संस्थाएं, जागरूक नागरिक भी सूचना के अधिकार के माध्यम से इन सभी संस्थाओं पर नियंत्रण कर सकता है। Today we have discussed the meaning of the local government. Today we have discussed the definitions of the local self government, and today we have the qualities or significance of the local government. Today we are finishing for that, and हम जब अगली क्लास में मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका महत्व क्या है और स्थानीय स्वशासन भारत में किस तरह से कार्य करता है। थैंक यू।